नमस्कार दोस्तों, हेडलाइंस ऑफ द डे की सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज है डेट 21 नवंबर और आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में जितनी भी इंपॉर्टेंट खबर है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हम उन्हें एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन हमेशा की तरह एपिसोड की शुरुआत करेंगे एक मोटिवेशनल कोट के साथ। तो कोट देख लेते हैं। कोट है, ताकत और मजबूती मुसीबतों का सामना करने से आती है, ना कि भागने से। ये कथन है रतन टाटा जी का। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं पिछले एपिसोड में पूछे गए अभ्यास प्रश्न को। तो प्रश्न था, इसरो ने किस क्रायोजेनिक इंजन पर बूटस्ट्रैप मोड स्टार्ट का सफल परीक्षण किया? ऑप्शन से ए CE-10, बी CE-20, सी CE-7.5 या डी CE-40। और इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी CE-20। आप इसका एक्सप्लेनेशन को हमारे पिछले एपिसोड में जाकर के देख सकते हैं। और इसी के साथ अब एपिसोड की शुरुआत करते हैं पहली न्यूज के साथ। न्यूज है, कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज बिगिंस इन 2 तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट। और ये आपका GS पेपर 3 डिफेंस से संबंधित है। साथ ही साथ ये आपका GS पेपर 2 इंटरनल सिक्योरिटी से भी संबंधित है। अब न्यूज क्या है समझ लेते हैं। तो तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का आयोजन किया जा रहा है तमिलनाडु के 2 डिस्ट्रिक्ट में। वो कौन कौन से हैं? तो कुड्डालोर और विलुपुरम जिले में इस अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। और आपको बता दें कि ये जो अभ्यास है वो 2 दिवसीय यानी 2 दिन तक चलेगा। और ये संयुक्त तटीय सुरक्षा अभ्यास है। इसका उद्देश्य तटीय सुरक्षा से जुड़े सभी हितधारकों की तैयारी और सतर्कता का आकलन करना है। अब इसमें शामिल एजेंसियों को भी देख लेते हैं, यानी कि इसमें कौन कौन सी एजेंसियां शामिल हैं। तो इसमें भारतीय तटरक्षक बल, भारतीय नौसेना, जिला पुलिस, तमिलनाडु पुलिस, तटीय सुरक्षा समूह, अन्य सुरक्षा व खुफिया एजेंसियां इसमें शामिल हैं। अब इसके साथ आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं कि तो ये जो पूरा अभ्यास है इसमें जिन जिन गतिविधियों के बारे में बातचीत की गई है, जो गतिविधियां क्रियान्वित की जाएंगी उनको भी हम समझ लेते हैं। तो पहला है, महत्वपूर्ण ठिकानों की सुरक्षा के लिए पुलिस तैनाती की जाएगी। तटरेखा पर खुफिया जानकारी एकत्र की जाएगी, घुसपैठ रोका जाएगा और संदिग्ध गतिविधियों की पहचान की जाएगी। साथ ही साथ तोड़फोड़ सामग्री और घुसपैठियों का भी पता लगाया जाएगा। इसके लिए पूछताछ की जाएगी। और इसी के साथ समुद्री सुरक्षा कार्रवाई की बात करें तो CSG की गश्ती नौकाओं द्वारा समुद्री गश्त, समुद्र में मछुआरों की नौकाओं की जांच की जाएगी। बंदरगाहों पर जो नौकाएं खड़ी रहती उनकी भी सुरक्षा जांच की जाएगी। और इसके साथ साथ ही तटीय गांवों पर कड़ी निगरानी भी की जाएगी। और इस अभ्यास के तहत रेड फोर्स टीम के 5 सदस्यों, जिनमें कि सुरक्षाकर्मी भी शामिल है, इनको डमी के रूप में ताजकुटा में आक्रामक बल के रूप में भेजा गया था। तो इस लिहाज से ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। अब आगे बढ़ते हैं और अपनी अगली न्यूज को भी समझ लेते हैं। तो न्यूज है, अजित डोवाल होस्ट 7th मीटिंग ऑफ कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव इन दिल्ली। और ये आपका GS पेपर 2 IR से संबंधित है। न्यूज क्या है समझ लेते हैं। तो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस की 7वीं NSA मीटिंग हो रही है। तो ये भारत में अजित डोभाल की मेजबानी में इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। और इसका फोकस है हिंद महासागर क्षेत्र की सुरक्षा की समीक्षा करना। साथ ही साथ इसमें सदस्य देशों ने सहयोग के 5 स्तंभों पर सहमति जताई है। वो 5 स्तंभ कौन कौन से उनको भी हम समझ लेते हैं। तो पहला है समुद्री सुरक्षा और संरक्षा, आतंकवाद व कट्टरपंथ का मुकाबला करना, तस्करी व अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध से निपटना, साइबर सुरक्षा और महत्वपूर्ण अवसंरचना की सुरक्षा करना, मानवीय सहायता और आपदा राहत। तो ये 5 स्तंभ है जिन पर की सदस्य देशों के द्वारा सहमति जताई गई है इन पे क्रियान्वयन के लिए। अब आगे बढ़ते और समझ लेते हैं प्रतिभागी देश के बारे में। कौन कौन से देशों ने इसमें भाग लिया है उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो इस कार्यक्रम में सदस्य देशों का नेतृत्व मालदीव के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इब्राहिम लतीफ ने किया। मॉरिशस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार राहुल रसगोत्रा, श्रीलंका में रक्षा सचिव सेवानिवृत्त एयर वाइस मार्शल संपत थुयाकोंथो और बांग्लादेश के NSA डॉक्टर खलीपुर रहमान इसमें शामिल थे। इन देशों ने मिलकर इस सम्मेलन का नेतृत्व किया और साथ ही साथ इसमें नए सदस्य और अतिथि देश भी शामिल हुए हैं। तो सेशल्स की बात करें तो ये पूर्ण सदस्य के रूप में इसमें शामिल हुआ है और इसका प्रतिनिधित्व मेजर जनरल माइकल रोसेट के द्वारा किया गया है। वहीं मलेशिया पहली बार अतिथि देश के रूप में इसमें शामिल हुआ है और इसका प्रतिनिधित्व बदरुल शाह मोहम्मद इदरीस के द्वारा किया गया है। और इस लिहाज से आपकी ये खबर भी है इम्पोर्टेंट। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो आपको ये याद रखना चाहिए कि सेशल्स जो है इस बार पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ। न्यूज है, इंडिया इजराइल इंक टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर ट्रेड टॉक्स। और ये आपके GS पेपर 2 IR और इसी के साथ साथ GS पेपर 3 इकोनॉमी से भी संबंधित है। तो न्यूज क्या है, भारत इजराइल व्यापार वार्ता के बारे में ये पूरी न्यूज है। इसमें क्या क्या कहा गया है इन सभी को हम विस्तार से समझ लेते हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और इजराइल ने मुक्त व्यापार समझौते के लिए औपचारिक रूप से वार्ता शुरू करने के लिए कई शर्तों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसी के साथ साथ टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। अब इसमें किन किन मुद्दों पर बातचीत की गई, इसके मुख्य बिंदु क्या हैं, उनको भी हम समझ लेते हैं।
तो ये जो पूरी वार्ता है इसमें मुख्य बिंदु हैं टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाएं कम करना, वस्तुओं के लिए बाजार पहुंच बढ़ाना, निवेश सुगमता में सुधार करना, सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को आसान बनाना, नवाचार और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में सहयोग करना, सेवाओं के व्यापार के लिए मानदंडों को आसान करना। तो इन सारे मुद्दों पर इसमें बातचीत हुई है। अब इससे जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी नजर डाल लेते हैं। तो गोयल 60 सदस्यीय व्यापारिक प्रतिमंडल के साथ इजराइल में नेतृत्व कर रहे हैं और इसका उद्देश्य क्या है? द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को मजबूत करने पर चर्चा की गई थी। इसका उद्देश्य यही था। और आपको बता दें कि इजराइल ने ये कहा है कि वे डेयरी, चावल, गेहूं और चीनी जैसे जो संवेदनशील क्षेत्र हैं उसमें बाजार पहुंच की मांग नहीं करेंगे। और जो आपको याद रखने वाली बात है वो ये है कि भारत जो है वो एशिया में इजराइल का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है और इस लिहाज से भी ये न्यूज़ हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, आपके लिए जाना बेहद ज़रूरी है। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपनी अगली और अंतिम न्यूज़ की तरफ। तो न्यूज़ क्या है? इन अ फर्स्ट इंडिया बॉर्न चीताज, मुखी गिव्स बर्थ टू 5 कब्स। और ये आपका जो टॉपिक है वो आपका जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट से संबंधित है। तो न्यूज़ क्या है वो समझ लेते हैं। तो पहली बार भारतीय मूल की चीता मादा जिसका कि नाम मुखी है, इसने 5 शावकों को जन्म दिया है। कहाँ? कूनो राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम आगे विस्तार से देखेंगे। और ऐसा कहा जा रहा है कि चीता पुनरुत्पादन परियोजना की सबसे बड़ी सफलता है अब तक की। और इसी के साथ भारत में चीतों की संख्या की बात कर लेते हैं, जो नवीनतम आंकड़ा है। तो अब वर्तमान में कुल चीतों की संख्या 32 है, जिसमें कि 21 भारत में जन्मे हैं और कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 29 चीते हैं। गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में 3 चीते को स्थानांतरित किया गया है। और आपको बता दें ये जो चीता मादा चीता है मुखी, इसका जन्म जो है कि 29 मार्च 2023 को नामीबियाई चीता ज्वाला के गर्भ से हुआ था, लेकिन जन्म के तुरंत बाद ही शावक को उसकी मां ने छोड़ दिया था। और इसके बाद कूनो प्रबंधन ने इसका सावधानी पूर्वक पालन पोषण किया, उसको मानव संपर्क से बचाया ताकि ह्यूमन इम्प्रिंटिंग न बने। तो अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और एक बार कूनो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में भी समझ लेते हैं। तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित है और ये विंध्य पर्वतमाला के निकट भी स्थित है। आपको बता दें कि 1981 में कूनो वन्यजीव अभयारण्य के रूप में स्थापित हुआ था और 2018 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था। अब ऐतिहासिक महत्व की बात करें तो ये एशियाई शेर पुनरुत्पादन परियोजना के तहत एशियाई शेरों के पुनर्वास स्थल के रूप में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। और ये जो कूनो राष्ट्रीय उद्यान है इसका क्षेत्रफल 750 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि 750 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। अब वनस्पति की बात कर लेते हैं, इसके जैव विविधता की बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से वनस्पतियाँ, कौन कौन से जीव जंतु मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो वनस्पति को सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पर उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। अब इसी के साथ यहाँ पर कुछ प्रमुख पेड़ भी हैं, वो कौन कौन से उनको भी हम समझ लेते हैं। तो इसमें शामिल है खैर, बबूल, केचू, सलाई, बोसवेलिया सेराटा और बेर, जिजिफस मॉरिटियाना इसमें शामिल है। अब जीव जंतुओं को भी हम एक बार समझ लेते हैं। तो यहाँ पर मुख्य रूप से जंगली बिल्ली, भारतीय तेंदुआ, सुस्त भालू, भारतीय भेड़िया, धारीदार लकड़बग्घा, सुनहरा सियार, बंगाल लोमड़ी और ढोल शामिल है। और इसी के साथ यहाँ पर 120 से अधिक पक्षी प्रजातियां भी पाई जाती हैं। और आपको बता दें कि ये जो उद्यान है इसे भारत में चीता के प्रवेश हेतु कार्य योजना के अंतर्गत चुना गया था और इस लिहाज से भी ये उद्यान जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये थी हमारी आज की सभी इंपॉर्टेंट खबर। अब आगे बढ़ते और देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। प्रश्न है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन से ए राजस्थान, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश या डी महाराष्ट्र। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।